हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और ये आज का जो विषय को लेकर आए हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था साहित्यिक स्रोत के बारे में, लेकिन आज जो है पुरातात्विक स्रोत के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। क्योंकि पुरातत्व के जो है अंग्रेजी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं, और यूनानी के दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी यूनानी के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों, एक बना है हमारा आर्कियो और दूसरा बना है लोगोस। लोगोस से जो है हमारा बना है आर्कियोलॉजी। तो इस तरह से देखते हैं कि पुरातत्व किसे कहते हैं, आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं। पुरातत्व जो है वह विज्ञान है जिसके माध्यम से जो है पृथ्वी के जो है अंदर में, यानी पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई जितनी भी सामग्रियों को खुदाई कर और उसकी प्राचीन काल के लोगों के और भौतिक जीवन का जो है ज्ञान को प्राप्त करना, वही पुरातत्व कहलाता है। और इस तरह से देखते हैं कि पुरातत्व की स्थापना कब हुई थी। ये पुरातत्व की जो स्थापना है, या पुरातत्व की स्थापना हम देखते हैं कि वह है 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में जो है एक कनिंघम, क्या है, जनरल एक कनिंघम के द्वारा जो है या पुरातत्व सामग्री की खुदाई प्रारंभ हो जाती है। इसी के सहायता से जो है यह खुदाई हुई थी। इसके पहले अगर हम देखते हैं कि 1784 ईस्वी में सर विलियम जेम्स के द्वारा जो है एक स्थापना की गई थी, यानी सर विलियम जेम्स के द्वारा 1784 ईस्वी में। और इसी में जो है स्थापना जो किया गया था वह स्थापना था एशियाटिक रिसर्च। क्या था? एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ बंगाल। सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो इसके अंतर्गत क्या था कि ये भी जो है बंगाल की स्थापना की थी, इसके पहले की थी, लेकिन 1862 में जनरल एक कनिंघम की सहायता से जो है ये स्थापना, पुरातत्व की स्थापना की गई थी। और यह कलकत्ता में ही की गई थी। बंगाल में जो है हमारा जो स्थापना हो चुकी थी। तो इस तरह से देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। ये सर विलियम जोन्स के द्वारा जो की गई है, इसके अंतर्गत संस्कृत और फारसी ग्रंथों की खोज और प्रकाशन भी प्रारंभ हो रही थी इसी समय। 1814 ईस्वी में हम देखते हैं कि 1814 में ये घटना घटी कि इस समय जो है कलकत्ता में जो है एक प्राचीन कालीन जितने भी वस्तुएं हैं उसकी संग्रह करने और उसके संरक्षण के लिए एक संग्रहालय जो है स्थापना की गई। यानी 1814 ईस्वी में जो है कलकत्ता में संग्रहालय की स्थापना की गई। संग्रहालय की स्थापना की गई। ये क्या है? यह स्थापना की गई जितने भी प्राचीन वस्तुएं हैं, यानी जितनी भी प्राचीन वस्तुएं हैं, सभी को क्या करना है? सभी को संरक्षण करना और संग्रह करना। प्राचीन वस्तुओं का जो है संग्रह करना, संग्रह और संरक्षण करना, यही इसका काम था। एशियाटिक ऑफ सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, और ये 1800 कलकत्ता में संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की संरचना में हम जितने भी देखते हैं वह पुरातत्व क्या है? एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। ये क्या है? वैज्ञानिक तथ्यों एविडेंस, वैज्ञानिक तथ्यों पर जो है यह आधारित है। और ये हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज है कि यह भी जो है प्रागैतिहासिक काल का जितने भी सारा है ज्ञान इसी पर आधारित है। दक्षिण भारत के बहुत सारे से प्रस्तर निर्मित जो है मंदिर है, पूर्वी भारत के जितने भी ईंट निर्मित जितने भी सारे मंदिर है, सभी आज हमारी अतीत की जो है शिल्प कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से हम अनेकों जो है प्राचीन मंदिर, भवन इत्यादि बहुत सारे जितने भी ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन उनके टीले के रूप में देश के विभिन्न भागों में जो है बिखरे पड़े हुए। लेकिन पुरातत्व का क्षेत्र देखते हैं अत्यंत जो है बहुत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं मानव से संबंधित जितने सारे कार्यकलाप हैं,
सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अध्ययन करते हैं। साथ ही मानव के जो है क्रमबद्ध जो है इस सांस्कृतिक विकास को भी जो है यह व्याख्या करती है। यह व्याख्या करने का प्रमुख साधन है हमारा पुरातत्व। यही प्राय एक सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है, जिससे हम देखते हैं कि तुरंत यह पता चल सके कि उस स्थल पर कितने काल तक किन किन लोगों द्वारा संस्कृतियों का जो है विकास किया गया, वह पुरातत्व विभाग। तो प्राचीन काल में हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिनके माध्यम से या जिनके अध्ययन से जो है इतिहास का पुनर्निर्माण जो है किया जा सकता है। इन स्रोतों को जानने के लिए निम्न रूप से हम देखते हैं कि क्या क्या हमारा स्रोत है, तो देखेंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि कौन कौन से जो है अध्ययन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अभिलेख। अभिलेख एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके बाद हम देखते हैं सिक्के का भी बहुत ही भूमिका है इस पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो है। इसके बाद हम देखते हैं स्मारक देखते हैं। इसके बाद हम और भी बहुत सारे स्तंभ लेख हो गया, मृद भांड हो गया, ये सब भी हम देखते हैं। टूटे फूटे जितने भी सारे है बर्तन है, मृद भांड है। फिर हम देखते हैं मूर्तिकला, मूर्तिकला और चित्रकला। ये भी हमारा पुरातात्विक सामग्री के लिए जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। मूर्तिकला और चित्रकला भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिलेख के बारे में कि अभिलेख की चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व हम देखते हैं कि साहित्यिक साक्ष्यों के जो है से अधिक है। साहित्यिक साक्ष्यों से अधिक हमारा अभिलेख से भी मिलती है। ये देखते हैं पाषाणों में देखते हैं, क्या देखते हैं, पाषाणों यानी जितने भी पत्थरों में जो है पाषाण शिलाओं में, पत्थर शिलाओं में देखते हैं। और कहाँ देखते हैं, इसमें हम देखते हैं स्तंभों में, स्तंभ विभिन्न प्रकार के जितने भी स्तंभों में, ताम्र पत्रों में, ये ताम्र पत्रों में हम लोग देखते हैं। और दीवारों में, मुद्राओं में, क्या है, दीवारों में, मुद्राओं में, ये सब हम लोग देखते हैं किसके जो है। और प्रतिमाओं में भी खुदे होते हैं। और क्या है, प्रतिमाओं में भी खुदे हुए होते हैं। तो ये हम देखते हैं अभिलेख। अभिलेख में हम ये भी देखते हैं कि सबसे प्राचीन अभिलेखों में हम एक देखते हैं मध्य एशिया का जो है बोगजकोई से जो प्राप्त हुई है वह हित्ती नरेश, सपी ल्यूमा और जो है मितानी नरेश जो है मती वजा के बीच जो है एक संधि पत्र है, जो बोगजकोई अभिलेख से सबसे पहले देखते हैं हम लोग। बोगजकोई अभिलेख से हमें देखते हैं सबसे पहले, ये जो है बोगजकोई अभिलेख, या दोनों के बीच में है, यानी सपी लुमा और जो है मती वजा दोनों जो राजाओं के बीच में संधि का उल्लेख है, जिसके गवाह के रूप में कौन है, जैसे हमारा इंद्र है, मित्र है, ये इंद्र मित्र नासत्य देवता जो हमारा अश्विनी देवों का जो उल्लेख है नासत्य देवता में। तो इस तरह से यह वैदिक मित्र जो है, यानी वैदिक रूप से देखते हैं जितने भी वैदिक देवता है ये हमारा गवाह के रूप में है। और यह जो है संधि पत्र जो दोनों के बीच में जो है मती वजा और सपीलुमा के बीच में है, यह 1400 ईसा पूर्व का है। जो क्या है, यह संधि पत्र जो है, संधि पत्र 1400 ईसा पूर्व में यह की गई है। यह जो है हमारा बोगज के अभिलेख में जानकारी प्राप्त होती है। तो हम यह देखते हैं इस तरह से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन और सहायता मिलती है इससे हमारे। और एक और हम देखते हैं पर्सिपोलिस और बोहिस्तुन, यानी पर्सिपोलिस और बेहिस्तुन। तो ये दोनों क्या है, ये अभिलेख में क्या है, इसमें पता चलता है कि हमारा जो है ईरानी सम्राट जो सबसे पहले भारत पर जो है आक्रमण किया था दारा प्रथम ने, तो सिंधु नदी के घाटी पर अधिकार कर लिया। इससे पता चलता है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपरी क्षेत्र पर, यानी ऊपरी क्षेत्र, यानी दारा प्रथम, यानी ईरानी सम्राट जो है हमारा ईरानी सम्राट,
यही जो है आक्रमण की अधिकार किया था, आक्रमण करके जो है अधिकार किया था। और यह जो है अपना जो है सालाना जो है यहाँ से 360 टैलेंट प्राप्त करते थे, जो उनके जो है मुद्रा के अनुसार है। तो वह 360 वार्षिक जो है अधिकारी जो रुपये जो है मिलते थे इस क्षेत्र से। तो इस तरह से जो है हमारा जो है ये हमारा पर्सिपोलिस और बेहतून अभिलेख से पता चलता है। प्राचीन अभिलेख है उसमें अशोक के हैं जो मास्की और गुर्जरा में मिलती है। यानी सबसे पहले मास्की और गुर्जरा, ये गुर्जरा जो है दोनों हमारा जो एमपी में है, जो हमारा जो है गुर्जरा क्या है हमारा जो है एमपी में है। जो यही नामक स्थान पर जो है अभिलेखों में जो है अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। यानी अशोक का नाम जो है अशोक जो है अंकित है। तो इस तरह से ये दो क्षेत्रों में दो स्थानों में नाम उनका मिलता है। लेकिन यह अशोक का नाम अशोक जो है स्पष्ट रूप से अंकित है। यानी स्पष्ट रूप से क्या है स्पष्ट रूप से जो है नाम मिलता है इनका। अशोक के अन्य अभिलेखों में क्या मिलता है, देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी मिलते हैं, प्रियदर्शी राजा कहा गया है। लेकिन इसके अधिकतर जितने भी अभिलेख है यह है अशोक का जो जितने भी अधिकतर है वह है अभी ब्राह्मी लिपि में। क्या है ब्राह्मी लिपि में जो है अधिकांश जो है अशोक के अभिलेख में है। तो अशोक के बाद हम देखते हैं कि जो है दो महत्वपूर्ण जो है अभिलेखों में दो अशोक के बाद अभिलेखों को दो वर्गों में बांटकर हम जो इसका अध्ययन करते हैं। जैसे एक हम जो है इसमें जो है अशोक के अभिलेख के बाद अशोक के अभिलेखों के बाद में जो है हम देखते हैं कि इसमें दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक हम सरकारी अभिलेख, दूसरा जो है निजी अभिलेख। तो निजी लेख और हमारा सरकारी। तो सरकारी अभिलेख का मतलब हुआ राज कवियों द्वारा लिखी गई। क्या है राज कवियों के द्वारा, क्योंकि राज दरबार में जो रहते थे राज कवियों द्वारा जो है लिखी गई। और यह जो है या भूमि अनुदान पत्र है, या भूमि अनुदान पत्र। तो इस तरह से जो लिखी गई सरकारी अभिलेख है। और निजी अभिलेख में जो है अधिकांशा क्या है, अधिकांशा जो हम देखते हैं इसमें जो है मंदिरों क्या है मंदिरों में, यानी मंदिरों में जो है एवं मूर्तियों में से उत्कीर्ण है। मंदिरों में या मूर्तियों में उत्कीर्ण है। जो निजी जो जितने भी है मूर्तियां मंदिर बने हैं तो मंदिरों में मूर्तियों या मंदिरों में जो है यह उत्कीर्ण है। और यहाँ पर क्या है तिथियां जितने भी है सब खुदी हुई है, तिथियां खुदी हुई है। तो इस तरह से देखते हैं हम जो है अभिलेखों में देखते हैं कि गुफा लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख। यानी अभिलेख के अंतर्गत क्या आता है हमारा, अभिलेख के अंतर्गत आता है हमारा ताम्रपत्र लेख और गुफा लेख। और जो है हमारे इसके अंतर्गत तो क्या आता है शिलालेख। क्या है विभिन्न शिलाओं में शिलालेख, ये हमारा अभिलेख में अंतर्गत आता है। तो और एक हमारा देखते हैं स्तंभ लेख। तो ये हम देखते हैं कि जो अभिलेखों में ताम्रपत्र, गुफा लेख, शिलालेख और स्तंभ लेख, ये अभिलेखों द्वारा प्राचीन भारत में क्या दर्शाता है, यह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है इससे हमें। क्योंकि इसकी जो है विविध अभिलेखों में और भी देखते हैं जो संस्कृत का, प्राकृत, पाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है अभिलेखों में। अधिकांश अभिलेख जो क्या है ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में है हमारा। और ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया, जो दोनों को जो है चंपू की शैली में जो है कहा जाता है। तो इस तरह से देखते हैं सिक्के के बारे में। ये सिक्के क्या दर्शाता है, ये भी भारत में प्राचीन सिक्कों की खोज सबसे पहले कौन किया था, जनरल ए कनिंघम। क्या है जनरल ए कनिंघम, इसी ने जो है सबसे पहले सिक्कों की खोज किया था। यानी खोज जो है सर्वप्रथम खोज जो है जनरल ए कनिंघम के द्वारा ही किया गया था। जिस समय जो है इसी समय शुरुआत भी थी। प्रारंभ में भारतीयों का जो है
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और संग्रहालय जो क्या करती है, प्राचीन जो है सिक्कों का संकलन करते हैं, अध्ययन और प्रकाशन का काम करते थे। तो लेकिन अब क्या है, इसके जगह में आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो न्यूमिस्मेटिक स्टडी नासिक करती है, और एक संस्था है जो है हमारा क्रोनिक एक पत्रिका निकालती है जिसका नाम है न्यूमिस्मेटिक जो है क्रोनिकल्स पत्रिका प्रकाशन करती है। ये देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जनरल ए कनिंघम के द्वारा सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी। और भारतीय यानी देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये विभाग क्या करता है कि ये भी विभाग और संग्रहालय के जितने भी प्राचीन सिक्का का अध्ययन करता है, उसका संकलन करता है और प्रकाशन का काम यही करता है हमारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। अब जो है इसके जगह में अब क्या हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमिस्मेटिक जो है स्टडी नासिक करती है। क्या करती है अब, इंडियन न्यूमिस्मेटिक भारतीय पुरातात्विक स्रोतों का सर्वेक्षण विभाग ये क्या करती है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमिस्मेटिक अब जो न्यूमिस्मेटिक स्टडी नासिक करती है। क्या करती है, इंडियन इंस्टीट्यूट न्यूमिस्मेटिक इंडियन इंस्टीट्यूट न्यूमिस्मेटिक स्टडी नासिक यही जो है हमारा नासिक करती है। अब इसके बाद देखते हैं भारत का सबसे प्राचीन सिक्का जो है कौन सा सिक्का है, वह है आहत सिक्का। भारत का सबसे प्राचीन सिक्का वह है आहत सिक्का। क्या है, आहत सिक्का, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचमार्क बोलते हैं हम लोग आहत सिक्का को। तो ये सबसे पहले भारत का सबसे प्राचीन सिक्का है, और ये जो है पंचमार्क कॉइन्स इसको बोलते हैं। ये हम ये सर्वप्रथम सिक्के के जो लेख लिखवाने का कार्य किसने किया था, सर्वप्रथम लेख लिखवाने का कार्य कौन किया था, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, कई बार पूछ चुके हैं कि यह जो कार्य जो है यमन का शासकों ने यानी हिंद यमन शासकों ने यानी सर्वप्रथम लेख लिखवाने का कार्य सबसे पहले भारत में यवन शासकों के द्वारा की गई थी। और एक और इसमें कि जिनके सिक्कों पर जो है स्वर्ण रजत यानी स्वर्ण या तांबा शीशा निर्मित ये सब धातुओं से जो है ये हमारे सिक्के बनते थे। और हमारा जो है ये सिक्के से जो है भारतीय इतिहास की जानकारी के सबसे काफी सहायक सिद्ध हुआ जानकारी के लिए हमारा ये सिक्के। तो सबसे पहला देखते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं सबसे पहले सोने का सिक्का किसने लागू किया था, यानी सबसे पहले सोने का सिक्का तो ये सबसे पहले देखते हैं कौन सा किया था, इंडो ग्रीको ने ही जारी किया था। इन्हीं लोग यानी इंडो ग्रीको ने यानी इन्हीं लोगों ने जो है सबसे पहले सोने का सिक्का प्रारंभ किया था। इंडो ग्रीको ने सबसे शुद्ध सोने का यानी सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का जो चलाया था कुषाण शासकों ने जारी किया था। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था, शासकों के द्वारा सबसे शुद्ध सोने का। और बड़ी मात्रा हम देखते हैं कि सबसे बड़ी मात्रा में जो है सोने का सिक्का का प्रयोग गुप्त शासकों ने किया था। यानी बड़ी मात्रा में ये सोने का सिक्का का जो है गुप्त शासकों के द्वारा की गई थी। और आम तौर पर जो है लेन देन जो जितने भी सारे कार्य करते थे यह गुप्त शासकों ने कोड़ियों के द्वारा की जाती थी। तो भारतीय प्राचीन
के सिक्के काफी संख्या में मिले हैं और वह सिक्के जो मिले हैं बहुत जगह मिले हैं। तो इस तरह से जितने भी ये सिक्के को जो है संग्रहालय में रखी गई है, जैसे देखते हैं कलकत्ता में रखी गई है, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, यानी इन क्षेत्रों में इन जगहों पर जो है संग्रहालयों में जो है यह जो है सिक्के को संग्रहालय में रखी गई है। इसी तरह और भी है, हमारा जयपुर है, मुंबई है। तो इस तरह से जो है इन संग्रहालयों में रखा गया। इसके अलावा जो है विदेशों में भी रखा गया है, जैसे नेपाल हो गया हमारा, लंदन हो गया, तो नेपाल हो गया, लंदन हो गया। इसके अलावा बांग्लादेश में भी जो है हमारा भारतीय सिक्का वहां के संग्रहालयों में भी जो है रखा गया है। इसके अलावा और भी देखते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी जो है इन सिक्कों के संग्रहालयों में जो सिक्कों को रखा गया है। प्राचीन सिक्कों पर हम देखते हैं कुछ प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, जैसे सिक्कों में राजाओं के नाम और देवताओं के जो है नाम, तिथियां, ये सब जो है उत्कीर्ण है। इससे हमें जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोतों से इतिहास की। जैसे हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर युग बना हुआ है, जैसे अश्वमेध पराक्रम सब खुदे हुए हैं। तो इस तरह से जो है हमें जानकारी जो है सिक्के भी काफी जो सहायक है हमारा पुरातात्विक स्रोतों का। अब हम चर्चा करते हैं स्मारक के बारे में। अब स्मारक के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि प्राचीन भवन जितने भी है, यानी मंदिर है, मूर्तियां हैं, सब जितने भी हैं, सभी सूक्ष्म अध्ययन करने से ये पता चलता है इस समय की जो है सांस्कृतिक इतिहास पर जो है हमें जानकारी या उस पर प्रकाश पड़ता है। तो यह क्या देखते हैं, ये प्राचीन भवन और जो है मंदिर है, विभिन्न प्रकार की जितने भी मूर्तियों, यानी इससे हमें जो है स्मारक जितने भी उसके खंडहर है, भवन है, जितने भी है, इससे हमें जो है उस समय की सांस्कृतिक इतिहास पर जो है उसका प्रकाश डालने से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। खंडहरों में, स्मारकों के निर्माण में, यानी खंडहरों में जितने भी हमारे जो है खंडहरों, स्मारकों, जितने भी खंडहर, स्मारक जितने भी है, सभी निर्माण की जो जितनी भी तकनीक है, किस तरह से जो है योजनाएं बनाई जाती थी, तकनीक के द्वारा किस शैली से बनाई जाती थी, ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला के साथ साथ हम देखते हैं इस समय का विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं, साथ साथ धार्मिक विकास और भवन निर्माण की जो भौतिक सुविधाओं का जो है कैसे हुआ करते थे, इससे बुद्धि क्षमता का जो है परिचय मिलता है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय का जो है प्राचीन भारतीय भवन, मूर्तियों की किस तरह से कलाकृतियां की गई है, खंडहरों, स्मारकों को किस तरह से जो है वह जो है किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाषाण जो है, तक्षण कला, मूर्ति कला, भवन के जो है उपयोग में लाने वाली जितने भी सामग्री का भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी इन स्मारकों को बनाने में हमें सहायता मिलती है कि कौन कौन सी जो तकनीक का प्रयोग किया गया था, कैसी योजनाएं थी। तो इस तरह से हमें जानकारी मिलती है। साथ साथ उस समय के जितने भी मूर्तियों में जो है कौन कौन सी मूर्तियों में देवी देवताओं का क्या था, तो इस तरह से धार्मिक विकास का भी और साथ साथ भवन निर्माण की भौतिक चीजों को जो जानने के लिए जो है एक सहायक है हमारा स्मारक। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी देखते हैं भवनों के अवशेष देखते हैं। पाटलिपुत्र के जो नगर के जो अवशेष है वहां देखते हैं। भरूच, सांची, अमरावती के स्तूप के जितने भी अवशेष है उससे हमें पता चलता है। साथ साथ हम देखते हैं कि अशोक का भी जो है, अशोक का भी जितने भी हमारा है वो भी जानकारी मिलती है। अशोक स्तंभ, अशोक कालीन के जितने उस समय का नागार्जुनी कोण जो स्तूप बना था, और साथ साथ जो है बराबर की जो गुफाएं हैं, उदयगिरी खंड जो उड़ीसा के पास है, वो भी जैन गुफाएं हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। साथ साथ पश्चिम भारत में हम देखते हैं कि जो है भाजा, कारले, हम देखते हैं भाजा, कारले, नासिक, कोंडाने, अजंता, ये सब क्या है, सभी हमारे जो है इससे हमें जानकारी मिलती है। इस स्मारकों, इस खंडहरों के द्वारा, जो गुफाओं के द्वारा सब उस समय की मिलती है। तो इस तरह से देखते हैं। यहाँ हम एक और देखते हैं कि यहाँ से जो जितने भी है, जैसे अंतरंजी की खेड़ा से जो खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे की जो है प्रयोग कब हुआ था, लगभग जो है ईसा पूर्व 1000 में जो लगभग प्रारंभ हो गया था। पांडिचेरी के समीप हम देखते हैं वहां भी अरिका मेडू नामक स्थान पर क्या खुदाई से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, बर्तन इत्यादि मिले। इनसे परीक्षाओं से जो पूछे जाते हैं, यानी अंतरंजी खेड़ा
रजीखेड़ा। यहाँ से क्या पता चलता है हमारा, यहाँ से यही पता चलता है कि इस समय का जो है यानी लोहे का प्रयोग क्या है, लोहे का प्रयोग जो है लगभग जो है BC 1000 में जो है हमें पता चलता है। और एक हम देखते हैं पांडिचेरी के समीप जो है, पांडिचेरी के जो है समीप जो है अरिकामेडु नाम स्थान है, अरिकामेडु। यहाँ से क्या पता चलता है, परीक्षाओं में पूछे गए ऐसा प्रश्न है, रोमन सिक्के। यहाँ खुदाई से क्या, खुदाई से क्या हुआ, यहाँ जो है खुदाई किया गया तो यहाँ पर जो है रोमन सिक्के, द्वीप का टुकड़ा, तो ये जो है पूछे जाते हैं द्वीप का टुकड़ा। और साथ साथ देखते हैं बर्तन, यानी बर्तन जो है मिले हैं, तो इस तरह से यहाँ मिले हैं। अशोक का सारा जितने भी है उस समय का सारा मिले हैं। तो ये भी जो है स्मारक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारा जो है इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। मूर्तिकला और चित्रकला का भी जो है ये पुरातात्विक स्रोत जानने का, इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है मूर्तिकला और चित्रकला का भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता काल में हम देखते हैं मृण मूर्ति, यानी IBC में हम देखते हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखते हैं मृण मूर्ति। क्या है, मृण मूर्ति, यानी मृण मूर्ति के जो है पाषाण धातु मूर्ति, क्या है, पाषाण देखते हैं, और धातु मूर्ति जो हमारे जो है धातु के बने हुए हैं। तो IBC में देखते हैं, इससे भी देखते हैं कि बर्तनों पर चित्रकारी के प्रमाण है। क्या है, बर्तनों पर चित्रकारी का है, चित्रकारी अंकित है। तो ये हम क्या है, हमें यहाँ की जानकारी मिलती है इस तरह से कि सिंधु घाटी सभ्यता के मृण मूर्ति और पाषाण धातु यानी धातु जो धातु मूर्ति और बर्तनों पर ये चित्रकारी अंकित है, इससे हमें यहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। उसी तरह जो है अब मौर्य काल में, अब यह मौर्य काल में देखते हैं तो मौर्य काल में भी हमें जो है इसके साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं कि अशोक स्तंभ पर लगे क्या है, पशु मूर्ति है। अशोक स्तंभ पर क्या है, पशु मूर्ति। तो ये पशु मूर्ति से भी हमें जानकारी मिलती है। उसी तरह जो है पटना में जो है दीदारगंज है, वहां पर क्या है, यक्षिनी की मूर्ति, यक्षिनी की मूर्ति। तो इससे भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है। साथ साथ देखते हैं कि मौर्य काल के समय में जो तक्षण जो कला था के साथ साथ इस समय जो है केमिकल यानी रसायन शास्त्र का ज्ञान भी जो है प्राप्त होता है। कुषाण काल में भी हम देखते हैं, कुषाण काल में भी जो है इस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है गंधार कला और मथुरा शैली। यानी गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली की जो मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं, यानी कुषाण काल में हमें जो है गंधार और मथुरा कला शैली, क्या है, कला शैली का जो है प्रमाण हमें प्राप्त होती है। तो इससे बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है हमारा इतिहास जानने का। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और देखते हैं कि यहाँ पर जो है मूर्तियों के सौंदर्यपन और मूर्ति विज्ञान का ज्ञान, यानी इसकी जो मूर्तियां बनी है, यानी मूर्तियां जो बनी है इसकी इसका सौंदर्य यानी उसका सौंदर्यपन। और सबसे पहले देखते हैं सौंदर्यपन और देखते हैं इसका जो है जो बनावट है उसकी जो जितनी भी बारीकी की गई, यानी मूर्ति विज्ञान का ज्ञान, यानी मूर्ति विज्ञान मूर्ति बनाने की जो कला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण था इस समय का। और ये विज्ञान का ज्ञान भी धीरे धीरे हमें जानकारी मिलती है। अजंता एलोरा की जो गुफा है, वो जो गुफाएं जो चित्रकारी से भी जो है उस समय बौद्ध धर्म का भी जानकारी मिलती है। यानी अजंता एलोरा और बाघ की गुफाओं में क्या है, बौद्ध धर्म के भी उस समय क्या बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। और यहाँ के गुफा चित्रकारी में यानी का गुफा चित्रकारी से भी जानकारी हमें मिलती है। चित्रकला के साथ साथ हम देखते हैं कि अजंता में माता और शिशु का जो है या जो मरणासन राजकुमारी के जैसे चित्रों का जो है उकेरा गया है हमारा जो है अजंता में। इससे सामाजिक जीवन की कई पहलुओं की भी जानकारी मिलती है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से स्रोत सामग्री जितने भी हम लोग जो है अभी हम चर्चा किए, इस स्रोत सामग्री के आधार पर हम मानव के जो मनोभावों के अनुमान तो लगा सकते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन हम यह नहीं कह सकते निश्चित तौर पर कि इस काल में जो है मानव क्या सोचता था या जो है जीवन के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था। उसकी जानकारी तब हमें जब मिलती है जब हम किसी चीज को लिखित जो है सामग्री का अध्ययन करते हैं। तो अतः हम यही कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जो है जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ साहित्यिक स्रोतों को भी आवश्यक है। अब ऐसा ऐतिहासिक काल में ही जो है इस तरह से संभव है। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।